रात का समय था। एक सुनसान रोड पर 3-4 गाड़ियां खड़ी थीं और उनके पास मास्क लगाए कुछ गुंडे हथियारों के साथ खड़े थे। शिवम और किंग गाड़ी में बैठे अभिराज सिंघानिया का इंतजार कर रहे थे। कुछ दूरी पर संजू अपने आदमियों के साथ तैनात था। दूसरी तरफ मोंटी अपने आदमियों के साथ झाड़ियों के बीच छुपकर बैठा था और हर आने जाने वाली गाड़ी पर नजर रख रहा था। तभी सड़क से अभिराज सिंघानिया की गाड़ियां गुजरती हैं। मोंटी तुरंत शिवम को फोन करता है। शिवम का फोन बजता है। शिवम ने किंग की तरफ देखा। मोंटी का फोन। किंग ने कहा, उठाओ। शिवम ने फोन उठाया। मोंटी ने बताया, अभिराज सिंघानिया की गाड़ियां तुम्हारी तरफ आ रही हैं। किंग ने पूछा, गाड़ियां? कितनी गाड़ियां मियां हैं? मोंटी बोला, 2 गाड़ियां वो हैं, शायद साथ में उसके सिक्योरिटी गार्ड हैं। किंग ने कहा, ठीक है। मोंटी ने फोन रख दिया। किंग ने शिवम से कहा, संजू को मैसेज करके कहो अलर्ट रहे। तभी उनकी गाड़ियों के सामने अभिराज की गाड़ियां आकर रुक गईं। अभिराज और राणा गाड़ी से उतरे। शिवम भी अपनी गाड़ी से उतरा। अभिराज शिवम के पास आया। अभिराज ने पूछा, शिवांश कहाँ है? शिवम ने जवाब दिया, हमारा आदमी कहाँ है? अभिराज बोला, वो गाड़ी में है। शिवम ने कहा, तुम्हारा बेटा भी गाड़ी में है। अभिराज ने आग्रह किया, छोड़ दो उसे। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, पहले हमारा आदमी हमें वापस दो, फिर तुम्हारा बेटा तुम्हें मिलेगा। राणा कुछ कहने ही वाला था कि शिवम उंगली दिखाते हुए और ऊंची आवाज में बोला, ओ इंस्पेक्टर, मेरे साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभिराज ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। गार्ड्स ने कार्तिक को गाड़ी से निकाला। किंग ने गाड़ी के अंदर से कार्तिक को देखा और राहत की सांस ली। किंग ने कहा, थैंक गॉड। शिवम ने भी अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने शिवांश को गाड़ी से निकाला। कार्तिक किंग की गाड़ी की तरफ बढ़ा और तिरछी नजर से अभिराज सिंघानिया को देखकर मुस्कुराया। फिर सीधा जाकर किंग की गाड़ी में बैठ गया। किंग ने कार्तिक को गले लगाते हुए कहा, कार्तिक, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? उस अभिराज सिंघानिया ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? बताओ मुझे। कार्तिक मुस्कुराकर बोला, बस कर, सांस तो ले ले, मैं बिल्कुल ठीक हूं। किंग ने कहा, तुम नहीं जानते मैं कितना डर गया था। कार्तिक ने हल्के मजाक में कहा, ओ तो किंग को भी डर लगता है। किंग गंभीर हो गया। अपनों को खोने से कौन नहीं डरता। बाहर शिवांश सीधा जाकर अभिराज के गले लगा। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया। अभिराज ने कहा, तू ठीक है? शिवांश बोला, हाँ मैं ठीक हूं। चल, अभिराज ने कहा। अभिराज ने शिवांश को गाड़ी में बिठाया और वे गाड़ियां लेकर वहां से निकल गए। किंग और उसके गुंडे भी अपनी गाड़ियां लेकर निकल गए। गाड़ी के अंदर कार्तिक गहरी सोच में था। किंग ने पूछा, क्या सोच रहे हो? कार्तिक ने कहा, यह अभिराज सिंघानिया चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसका ईगो बहुत बड़ा है और तुमने सीधे उसके ईगो पर वार किया है। किंग ने तुरंत आदेश दिया, शिवम, संजू को अपने आदमियों के साथ निकलने के लिए कहो। तभी कार्तिक को झाड़ियों में हल्की हलचल दिखाई दी। कार्तिक ने कहा, शिवम रुक जाओ, हमें संजू की जरूरत पड़ेगी। किंग ने पूछा, क्या हुआ? कार्तिक बोला, थोड़ा ध्यान से अपने चारों तरफ देखो। किंग ने बाहर देखा। झाड़ियों में हल्की रोशनी और हलचल थी। किंग ने गंभीर स्वर में कहा, हम कुछ तो गड़बड़ है। तभी झाड़ियों से पुलिस और कुछ आर्मी ऑफिसर बंदूकों के साथ किंग की गाड़ियों के सामने आ गए। ड्राइवर ने झटके से गाड़ियां रोक दी। पुलिस और आर्मी ने चारों तरफ से किंग की गाड़ियों को घेर लिया। दूसरी तरफ अभिराज की गाड़ी में राणा ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा है। पीछे की सीट पर अभिराज और शिवांश हैं। अभिराज ने कहा, अब तक उस किंग को पता चल गया होगा कि अभिराज सिंघानिया से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। राणा बोला, एमएलए साहब, उसे इतने हल्के में मत लीजिए। अगर वो बच गया तो हमारे दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर देगा। अभिराज ने विश्वास से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो चारों तरफ से घिर चुका है। उसके पास बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जो आर्मी कमांडो
मैंने उसके पीछे भेजे हैं, वो कोई मामूली अफसर नहीं है। किंग को देखते ही शूट कर देंगे। इधर आर्मी और पुलिस ने किंग की गाड़ियों को चारों तरफ से घेर रखा था। कार्तिक ने कहा, मैंने कहा था ना, वो एमएलए चुप नहीं बैठेगा। अब क्या करना है? तभी एक आर्मी ऑफिसर माइक में बोला, क्राइम किंग, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। यहां से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, यही होगा कि चुपचाप अपनी गाड़ी से बाहर आओ और सरेंडर कर दो। हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अगर भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर अपने आप बाहर आ गए तो ठीक है, वरना तुम और तुम्हारे साथी बचोगे नहीं। कमांडो ने गिनती शुरू की। 3। किंग ने शांत स्वर में कहा, लगता है आज तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। शिवम हैरान हुआ। किंग, ये क्या बोल रहे हैं आप? कार्तिक ने पूछा। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? किंग ने कार्तिक के कान में कुछ कहा। कार्तिक ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है, 2, कमांडो ने कहा। तभी किंग गाड़ी से बाहर निकला। कमांडो बोला, गुड, अब धीरे धीरे आगे आओ और कोई होशियारी मत करना। किंग कमांडो की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी के अंदर कार्तिक ने ड्राइविंग सीट पर बैठे गुंडे से कहा, तुम पीछे आओ। गुंडा बोला, क्यों सर? कार्तिक ने कड़क स्वर में कहा, जितना कहा उतना करो। किंग धीरे धीरे कमांडो के पास पहुंचा। कमांडो बोला, बहुत भगाया है तुमने हमें, आखिर आज हाथ आ ही गए। बड़े मौत के सौदागर बनते हो ना। देखो, आज चारों तरफ से मौत ने तुम्हें घेर रखा है। किंग ने नजरें मिलाकर कहा, तुम्हें पता है, एक गलतफहमी इंसान को ले डूबती है। तुम्हारी गलतफहमी है कि क्राइम किंग मौत से डरता है। नहीं, मौत भी क्राइम किंग का नाम सुनकर रास्ता बदल लेती है। तभी पीछे से संजू आकर पुलिस पर हमला कर देता है। अंदर शिवम अपने आदमियों को वॉकी टॉकी पर हमला करने का आदेश देता है। पुलिस और कमांडो का सारा ध्यान संजू की तरफ हो जाता है। किंग तेजी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गाड़ी को घुमाकर जंगल की ओर ले जाता है। भारी फायरिंग होती है। कुछ कमांडो किंग के पीछे जंगल की ओर दौड़ते हैं। जंगल के बीचों बीच किंग गाड़ी रोकता है। किंग बोला, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी, आगे पेड़ ही पेड़ हैं। कुछ कमांडो पीछा करते हुए पहुंचे। एक ने कहा, कहाँ गए? इसी तरफ तो आए थे। तभी एक कमांडो की नजर गाड़ी पर पड़ी। सर, वो रही गाड़ी। सभी कमांडो ने गाड़ी की ओर बंदूकें तान दी और धीरे धीरे पास आए। एक अफसर ने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी खाली थी। इसमें तो कोई नहीं है, एक कमांडो ने कहा। दूसरे ने कहा, पूरा जंगल छान मारो, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वे सभी किंग और उसके साथियों को खोजने लगे। इधर सिंघानिया मेंशन में संध्या और अवनूर परेशान बैठी थीं। तभी अभिराज और शिवांश अंदर आए। अवनूर ने देखा, शिवांश भाई। संध्या भी चौंकी। शिवांश? दोनों दौड़कर शिवांश के पास गईं। उसने दोनों को गले लगा लिया। अवनूर ने पूछा, भाई आप ठीक है ना? संध्या बोली, ठीक है ना तू? कहीं चोट तो नहीं आई? शिवांश ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। संध्या बोली, मैं बहुत डर गई थी, अब तुझे देखकर सांस में सांस आई है। अभिराज ने कहा, चलो बस, अब जाकर सो जाओ सब। रात बहुत हो गई है और शिवांश भी थक गया है। संध्या बोली, हाँ जाओ, अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम्हें भूख भी लगी होगी ना? मैं तुम्हारा खाना भिजवाती हूँ, खाना खाकर सो जाना। शिवांश अंदर चला गया। अभिराज ने कहा, अवनूर, तुम जाकर सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है ना। अवनूर भी अपने कमरे में चली गई। उधर सड़क पर कमांडो आपस में बात कर रहे थे। तभी जंगल से कुछ और कमांडो लौट कर आए। सीनियर, कमांडो ने पूछा, कोई मिला? एक ने कहा, पूरा जंगल छान मारा, कोई नहीं मिला। सीनियर ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग जंगल की तरफ ही गए थे। दूसरे ने कहा, हमने काफी दूर तक उनका पीछा किया, पर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गए। एक और बोला, रात से दिन होने वाला है और अब तक वो किंग हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका होगा। वो बहुत शातिर है। सीनियर ने गुस्से में कहा, एक बार फिर वो हमारी नाक के नीचे से निकल गया। हर बार यही होता है। 2 साल से एक आदमी को नहीं पकड़ पा रहे हम, लेकिन कब तक बचेगा? कभी तो हमारे चंगुल में आएगा। चलो सब,
कमांडो वहां से निकल गए। इधर सूरज के फ्लैट में आदिल और सूरज कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर सुबह का नाश्ता कर रहे थे। वाणी ने चिंता जताई। सार्थक रात से गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, फोन भी नहीं उठा रहा। सूरज ने हंसते हुए कहा, अरे आंटी, आप टेंशन मत लो, उसका रोज का है। वाणी ने हैरानी से पूछा, क्या? सूरज ने तुरंत संभालते हुए कहा, मेरा मतलब, उसे जरूरी काम था। उसने मैसेज किया था कि सुबह आ जाएगा, अभी कुछ देर में आ जाएगा। तभी सार्थक घर में दाखिल हुआ। वाणी ने झल्लाकर पूछा, सार्थक, कहाँ था तू पूरी रात? तुझे पता है मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। सार्थक ने समझाया, वो माँ, मैं एक दोस्त के यहाँ गया था। उसकी तबीयत खराब थी और वो बेचारा इस शहर में अकेला रहता है ना। सूरज, तुमने बताया नहीं माँ को? सूरज ने हकलाते हुए कहा, हाँ बताया था, बताया था, मैं भूल गया। रानू आंटी ने डांटते हुए कहा, ये भी कोई भूलने वाली बात है? हम सब कब से परेशान हो रहे हैं। सार्थक ने माहौल हल्का किया, छोड़िए ना रानू आंटी, ये थोड़ा सा भुलक्कड़ है, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। सूरज ने कहा, जल्दी कर, वरना मैं तो आदिल को लेकर जा रहा हूँ, मुझे लेट नहीं होना। सार्थक ने कहा, तुम दोनों निकलो, मैं आ जाऊंगा, मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सार्थक कमरे में चला गया। आदिल ने कहा, लेकिन भाई। सूरज उठते हुए बोला, चल आदिल, अगर अपने भाई की वेट करेगा ना तो पहले दिन ही लेट हो जाएगा। आदिल ने कहा, लेकिन। सूरज ने हाथ पकड़कर कहा, चलना। आदिल उठकर सूरज के साथ कॉलेज के लिए निकल गया। कुछ देर बाद सार्थक बैग लेकर तेजी से बाहर आया। वाणी ने कहा, सार्थक, खाना तो खा ले। सार्थक ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा लूंगा। वो वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वो सड़क पर खड़ा ऑटो का इंतजार कर रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। सार्थक ने बड़बड़ाया, आज तो कोई ऑटो भी नहीं आ रही, आज फिर लेट होना पक्का है। तभी अवनूर की गाड़ी वहां से गुजरी। उसकी नजर सार्थक पर पड़ी। अवनूर ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको।